नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अल्प विराम। सांझ हौले हौले अपनी कदम बढ़ाता हुआ दिन को अलविदा कहकर जाने लगा था। मन को सुकून प्रदान करने वाली ठंडी बयार चल रही थी। तिमिर के पदचापों की दस्तक होने लगी थी और तमस को चीरकर तारे टिमटिमा रहे थे। अंबर से छनकर आती चांद की शीतल दूधिया चांदनी पूरे धरा पर अपनी खूबसूरती बिखेर रही थी। लेकिन इन सब से बेखबर वसुधा अपनी गैलरी में बैठे न जाने किन अंतहीन विचारों में खोई हुई थी कि उसके कानों पर अपनी बड़ी बहू श्रेया की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। मम्मी जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? वहाँ सब आपको पूछ रहे हैं। चलिए सबके संग हॉल में चल कर बैठिए। वसुधा के कंधे पर हाथ रखती हुई श्रेया बोली। तब कहीं जाकर वसुधा की तंद्रा भंग हुई और वह श्रेया से बोली, तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वसुधा के ऐसा कहने पर श्रेया वहाँ से चली गई और वसुधा फिर रजनी के अंधियारे में अविनाश के संग बिताए अपने जीवन के हसीन लम्हों को स्मरण करती हुई बैठी रही। कुछ देर यूं ही बैठने के पश्चात वह हॉल में आ गई, जहां उसका पूरा कुनबा अपना परिवार बैठा हुआ था और कल सुबह होते ही अपने अपने गंतव्य की ओर निकलने की तैयारी में लगा था। सारा जीवन वसुधा और अविनाश के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया रहे। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े होते चले गए और फिर एक एक करके सबके अपने अपने सपनों की उड़ान भरते चले गए। तिनका तिनका जोड़कर बनाए अपने घरौंदों में केवल वसुधा और अविनाश ही रह गए। हॉल में वसुधा को आया देख वसुधा की मंझली बेटी रितु, जो भोपाल में ब्याह कर गई थी, वह बोली, अरे मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? आओ ना, हमारे साथ थोड़ी देर बैठो। वैसे भी कल हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। रितु अभी ऐसा कह ही रही थी कि वसुधा का छोटा बेटा अखिल उठ खड़ा हुआ और वसुधा को पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। वसुधा के बैठते ही उसके बड़े बेटे आदित्य का बेटा आर्यन उसकी गोद में आकर बैठ गया। इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद अविनाश के बगैर वसुधा अकेलापन महसूस कर रही थी। अभी मात्र 14 दिन ही बीते थे अविनाश को इस दुनिया को अलविदा कहे और वसुधा खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। अविनाश केवल वसुधा के पति ही नहीं थे, वह उसके अच्छे दोस्त थे, मार्गदर्शक और सलाहकार भी थे। वसुधा अपने दिल की हर बात जो वह किसी से नहीं कह पाती थी, अविनाश के संग साझा करती थी। कई बार तो ऐसा होता वसुधा के कहे बगैर भी अविनाश उसके मन के हाव भाव से जान जाते थे कि वह क्या सोच रही है या क्या कहना चाहती है। पिछले 2 सालों में जब से अविनाश सेवानिवृत्त हुए थे, दोनों के जीने का अंदाज ही बदल गया था। दोनों जब जी चाहता मूवी देखने बैठ जाते, कभी मॉल घूमने निकल जाते, तो कभी कभी दोस्तों के घर चले जाते, तो कभी दोस्तों को ही घर पर बुला लेते, कभी खाना बाहर खा लेते, तो कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते, या जब मन करता दोनों मिलकर खिचड़ी ही बना लेते, जो उन्हें 56 भोग के बराबर का आनंद देती। लेकिन नियति का खेल निराला है। अविनाश के आकस्मिक निधन ने पल भर में ही वसुधा के जीवन की रूपरेखा ही बदल दी। पूरे परिवार के बीच चुपचाप बैठी वसुधा से छोटी बहू रुचि बोली, मम्मी जी, जब तक आपका मन करे आप श्रेया दीदी के घर पर रहिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा चेंज चाहिए होगा आप मेरे और अखिल के पास बेंगलुरु आ जाइएगा। वैसे भी मुंबई शोर शराबे और भागदौड़ से भरी जिंदगी, सांवला शहर है, रतलाम जैसी शांति वहाँ कहाँ। क्यों श्रेया दीदी, ठीक कह रही हूँ ना? कहती हुई रुचि श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया मुस्कुराती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, जब चाहे किसी के पास भी जा सकती है। तभी रितु बोली, हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, जब भी आपका मन करे आप मेरे और रितेश के पास भी आ सकती हैं। सब बस अपनी अपनी कहे जा रहे थे, लेकिन कोई वसुधा से उसकी क्या इच्छा है इस बारे में नहीं पूछ रहा था। किसी ने भी उसे यह जानने की चेष्टा नहीं की कि क्या वसुधा अपना घर छोड़कर जाना चाहती है, क्या वह अपना शहर छोड़कर जाना चाहती है, क्या वह अपने आस पड़ोस के लोगों जिनके संग इतने वर्ष बिताए हैं उन्हें छोड़कर जाना चाहती है, या फिर वह किसके साथ रहना चाहती है। वसुधा के दोनों बेटों
और बहुओं के संग बेटी दामाद ने मिलकर यह तय कर लिया कि पिता के जाने के बाद अब मम्मी अकेले इस घर और शहर में नहीं रह पाएगी। इसलिए वह बड़े बेटे व बहू के साथ मुंबई जाएगी। क्योंकि छोटी बहू नौकरी वाली है, वह नौकरी और सास में तालमेल नहीं बिठा पाएगी। वसुधा भी वहां दिन भर अकेले नए शहर में बोर हो जाएगी और 2 बेटों के होते हुए वसुधा बेटी के घर क्यों रहेगी। सारा कुछ बच्चों ने खुद ही तय कर लिया, वसुधा से बिना पूछे, बिना चर्चा किए, और वसुधा ने भी बगैर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए बच्चों के निर्णय पर मौन स्वीकृति दे दी, क्योंकि उसके लिए तो बच्चों की खुशी ही उसकी खुशी थी। इन सब बातों के दौरान वसुधा का बड़ा बेटा आदित्य अपनी पत्नी श्रेया से बोला, अरे श्रेया, तुम बातें ही करती रहोगी या मम्मी जी को उनका सामान पैक करने में मदद भी करोगी। आदित्य के ऐसा कहने पर श्रेया बोली, चलिए मम्मी जी, मैं पैकिंग में आपकी मदद करती हूँ। वसुधा अपनी बहू श्रेया के संग अपना सामान पैक करने लगी। दूसरे दिन सुबह होते ही सभी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। घर पर ताला लगाने के उपरांत वसुधा आंखें नम हो गई और वह कार में बैठने के बाद भी अपने घर को देखती रही। मुंबई पहुंचने तक सब काफ़ी थक चुके थे, इसलिए श्रेया ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया। साथ ही उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वसुधा को खाने में क्या पसंद है। उसके बाद वह वसुधा के लिए रूम व्यवस्थित करने में लग गई। वसुधा भी श्रेया के काम करने में हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन श्रेया ने वसुधा को यह कहकर किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया कि सफ़र करके आप थक गई होंगी और फिर जब तक आपकी यह बेटी है आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन वसुधा के चेहरे पर मुस्कान अब तक नहीं लौटी थी। उसकी सहेलियों का फ़ोन भी आता तो वह ठीक से बात नहीं करती और ना ही व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देती। यहाँ मुंबई में श्रेया और आदित्य का अपना एक अलग फ्रेंड सर्कल था। 24 घंटे दौड़ती भागती इस माया नगरी में आदित्य के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, लेकिन श्रेया बड़ी ही कुशलतापूर्वक पूरा घर और बाहर भी संभाल रही थी। श्रेया पूरा दिन व्यस्त होने के बावजूद वसुधा के हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। वक्त पर उसे बीपी शुगर की दवाइयाँ देती। वह हर संभव यह प्रयास करती कि वसुधा को किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। यह देख वसुधा को हर बार ऐसा लगता जैसे इतना तो उसकी अपनी बेटी ऋतु भी होती तो शायद नहीं करती, जितना श्रेया बहू होकर भी कर रही है। यही सब सोचकर वसुधा भी स्वयं को प्रसन्न दिखाने का अभिनय करती, परंतु श्रेया के आगे वसुधा के सारे प्रयास विफल होते। वसुधा के मुस्कान के पीछे का दर्द श्रेया बिना वसुधा के कहे समझ जाती। अविनाश के जाने के बाद से वसुधा का जीवन जैसे पूरी तरह से ठहर सा गया था। एक दिन सुबह की चाय वसुधा को देते हुए श्रेया बोली, मम्मी जी, आपको यहाँ आए 15 दिन बीत गए हैं, आप घर से बाहर निकली ही नहीं हैं। आप आर्यन के साथ यहीं सोसाइटी के पास जो पार्क है वहाँ क्यों नहीं जाती? आर्यन वहाँ खेल भी लेगा और आपका मन भी बहल जाएगा। वैसे उस पार्क में सुबह व शाम का वक्त वहाँ और भी कई सीनियर सिटीजन आते हैं, हो सकता है कोई आपका दोस्त बन जाए। श्रेया की बात वसुधा को भा गई और वह उसी शाम आर्यन को लेकर पार्क चली गई। वहां पहुंचते ही आर्यन वसुधा का हाथ छुड़ाकर अपने हम बच्चों के संग खेलने चला गया और वसुधा वहीं पार्क के एक खाली बेंच पर जा बैठी। यहाँ पार्क में काफ़ी हलचल थी। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे, कुछ तितलियों के पीछे भाग रहे थे, तो कुछ बच्चे अपने उम्र के मुताबिक अलग अलग समूह बनाए विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। पार्क में केवल बच्चे ही नहीं थे, कुछ किशोर किशोरियां और कुछ उम्रदराज लोग भी थे जो इवनिंग वॉक व जॉगिंग कर रहे थे। इन सब के अलावा कुछ सीनियर सिटीजन यानी वसुधा के हम उम्र के लोग भी थे जो लाफिंग थेरेपी में मग्न थे। तभी एक अजनबी शख्स उसकी बेंच की एक छोर पर आ बैठा जिस पर वसुधा बैठी थी और बड़े ही शिष्टाचार से बोला, नमस्ते, मैं अनुरुद्ध जोशी, लगता है आप इस शहर में नई आई हैं। वसुधा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नमस्ते, हाँ, अभी 15 दिन हुए हैं मुझे इस शहर में आए। ये पास में ही प्लेटिनम हाइट में अपने बेटी बहू के पास आई हूँ, वो मेरा पोता आर्यन। वसुधा आर्यन को इंगित करते हुए बोली, ओह, तो आप आर्यन की दादी हैं। आर्यन और मेरी पोती कुहू, वो जो पिंक फ्रॉक में है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं आपके ही सोसाइटी में रहता हूँ, आपके जस्ट ऊपर वाला फ्लैट में मेरे बेटे का है। मैं भी अपने बेटे बहू के साथ ही रहता हूँ। आपको काफ़ी देर से अकेले बैठे देख रहा था, इसलिए मिलने चला आया।
आइए मैं आपको अपने ग्रुप के बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। वहाँ जो लाफिंग थेरेपी चल रही है वही हमारा यंग लोगों का ग्रुप है। अनिरुद्ध जी की आखिरी वाक्य हम यंग लोगों का ग्रुप यह सुनकर वसुधा को थोड़ी हंसी आ गई और वह मुस्कुरा दी। अभी दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि वहाँ आर्यन आ गया और वसुधा बोली, जोशी जी अभी मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी सबसे। ऐसा कर वसुधा आर्यन को लेकर जाने लगी। तभी जोशी जी ने कहा, अरे अपना नाम और फ़ोन नंबर तो बताते जाइए। वसुधा मुस्कुराती हुई अपना नाम और फ़ोन नंबर जोशी जी को बताकर वहां से चली गई। अभी वह वो सोसाइटी के कंपाउंड गेट पर पहुंची ही थी कि व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। वसुधा ने व्हाट्सएप चेक किया तो उसने देखा उसे भी यंग ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। वह दोबारा मुस्कुराई। आज जब वसुधा घर पहुंची तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देख श्रेया को भी संतुष्टि हुई। दूसरे दिन फिर वसुधा अपने पोते आर्यन को लेकर पार्क पहुंची, जहां यंग ग्रुप से सबने मिलकर वसुधा का गर्मजोशी से स्वागत किया। वह ग्रुप के सभी लोगों से मिलने लगी और आर्यन अपने दोस्तों के संग खेलने लगा। वसुधा को सबसे मिलकर ऐसा लगा जैसे केवल उसने ही अपने साथी को नहीं खोया है। यहाँ केवल वही अकेले अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के पास रहने नहीं आई है। यहाँ उसके जैसे और भी लोग सभी किसी न किसी परेशानी या दुख से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी सब जिंदगी को खुलकर जी रहे हैं। सबसे मिलकर बातें कर वसुधा को यूं लगा जैसे उसके अपने खोए हुए दोस्त मिल गए हो। वसुधा के चेहरे की मुस्कान अब लौट आई थी। आर्यन से ज़्यादा अब वसुधा को पार्क पहुंचने की जल्दी होती। हर शाम वह निर्धारित समय पर तैयार होकर पार्क चली जाती। जिस दिन किसी कारणवश आर्यन पार्क नहीं जाता तो वसुधा अकेले ही पार्क पहुंच जाती। कभी कभी तो अपने ग्रुप के साथ जुहू बीच और चौपाटी भी घूमने निकल जा पड़ती। बाकी समय अपनी पुरानी सहेलियों के संग अपने यंग ग्रुप पर व्हाट्सएप चैट करती। हर रोज़ अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करती। अपने पोते आर्यन का फोटो डालती तो कभी उसके शरारत करते हुए वीडियो, कभी श्रेया के हाथों से बने लजीज डिशेज के फोटो, तो कभी अपने गैलरी में खिले मुस्कुराते फूलों का व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करती। वसुधा को इस प्रकार खुश देखकर श्रेया भी बहुत खुश थी और वसुधा भी अब यह बात समझ चुकी थी कि किसी अपने का हमारे जीवन से चले जाना जीवन में अल्प विराम तो ला सकता है, परंतु पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।